इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2024 के लिए डेली स्टडी प्लान आंसर राइटिंग का वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपके पास ये जनवरी से लेके ये मार्च तक का महीने का स्टडी प्लान है कि आपको डेली कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, जिससे आपका जीएस 1 से 6 प्लस एस से आपका कंप्लीट हो जाए। तो इस प्लान के साथ आप क्या करना, रोज़ 30 मिनट्स आप अपना हिंदी को दे देना। हिंदी को आधे घंटे रोज़ हिंदी पढ़ लेना। पहले तो सबसे पहले व्याकरण रटने की कोशिश करना, फिर उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ों को पढ़ना। तो रोज़ 30 मिनट्स, जिसकी भी जिस हिसाब से हिंदी है 30 मिनट्स दे सकता है, 1 आवर दे सकता है अपने हिसाब से। लेकिन स्टडी प्लान में जो है हम जीएस 1 से 6 और ऐसे को हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से हमें करना है, आपका डेली शेड्यूल क्या होगा, और सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये 6 जैन से स्टार्ट हो रहा है बैच। अच्छा देखो, इस जो टाइम है आ, इस टाइम जो है 3 तरह की कैटेगरी होंगी। कैटेगरी 1 की लास्ट ईयर मेंस दिया, ठीक है, लास्ट ईयर मेंस दिया, ठीक ठाक प्रिपरेशन थी, लाइक 70 to 80% जो है चीज़ें आती हैं। कैटेगरी 2 की लास्ट ईयर मेंस दिया, लेकिन लास्ट ईयर मेंस दिया, ठीक ठाक प्रिपरेशन नहीं थी, 50 to 60% चीज़ें आती हैं। या फिर जो अभी आपके पास प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो टाइम था, इसी बार जो है फर्स्ट मेंस देने वाले हैं, लेकिन फिर भी 50 to 60% चीज़ें आती हैं। ये हो गई। कैटेगरी 3 हो गई कि अब जब प्रीलिम्स का पेपर दिया तो समझ में आ रहा है कि मेंस निकल रहा है, तो आता नहीं है चीज़ें, लेकिन आप मेंस देने जा रहे हैं। तो मतलब आपको बस बेसिक जो आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है प्रीलिम्स वाली जो आपने पढ़ी है वो है, तो आपकी मान के मैं चलती हूँ 10 to 20% जो है आपकी प्रिपरेशन है इस वाली कैटेगरी में। तो देखो किस तरीके से चीज़ों को करना है। तो अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, और आपका कंटेंट प्रिपेयर है, कंटेंट आपका काफ़ी हद तक प्रिपेयर है, तो आप अपने कंटेंट को रिवाइज करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करना है, आपको फिर आंसर राइटिंग करनी है, कंटेंट रिवाइज करके आंसर राइटिंग। सपोज जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे टॉपिक है 6 जनवरी को पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें क्या करना है, 6 जनवरी को अपना एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, आपको ये चैप्टर निकालना है। इसका कंटेंट आपको रिवाइज कर लेना, मतलब जितना भी कंटेंट आपका पढ़ा हुआ है जो है उसका रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद जो है उसकी आंसर राइटिंग करनी है, ये हो गया कैटेगरी 1 एंड 2। कैटेगरी 3 को भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। सोर्सेज देखो, मैंने 2 वीडियो बनाई है। पहली वीडियो बनाई है कंपाइलेशन वाली, कंपाइलेशन। तो मार्केट में कुछ कंपाइलेशन है जो अच्छी हैं, जैसे आपका शून्य आयस की हो गया, शून्य आयस की कंपाइलेशन अच्छी है, ओनली आयस की कंपाइलेशन अच्छी है। कुछ जो बुक्स हैं वो राव आयस की भी अच्छी हैं, कुछ राव आयस की भी कंपाइलेशन की जो बुक्स हैं वो अच्छी हैं। तो आप जिस इनमें से कोई भी जो कंपाइलेशन है, वो जीएस 1 से जीएस 4 की कोई भी कंपाइलेशन आप रेफर कर सकते हैं इसमें से। आप दूसरी चीज़ क्या है, मैंने बुक्स बताई हैं, कौन कौन सी बुक्स किस किस सब्जेक्ट के लिए हैं। तो एक वीडियो बनाया है बुक का भी, 2 वीडियो बनाए हैं, कंपाइलेशन का वीडियो बनाया है, एक बुक का वीडियो बनाया है। तो ये बुक का जो वीडियो है, सपोज आपने इनमें से कोई कंपाइलेशन पढ़ी, आपको पर्टिकुलर कोई चीज़ जो है वो समझ नहीं आ रही, या फिर आपको वो लग रहा है कि नहीं यार इस कंपाइलेशन में ये टॉपिक अच्छा नहीं दे रखा है। सपोज वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको लगा कि अच्छा नहीं दे रखा है, और इस टाइप से चीज़ें हो गई। तो आप क्या करोगे, जो बुक्स वाला वीडियो है उसमें पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट रेफर कर सकते हो उस वीडियो से। मैं इसका जो लिंक है वो आपको दे दूंगी, कंपाइलेशन
कौन कौन सी कंपाइलेशन का, बुक्स वाली वीडियो वाला। तो ये आप अपनी सोर्सेज जो है वो रेफ़र करिए। तो इन सोर्सेज को कैसे यूज़ करना है, देखो सबसे पहले क्या है, आप कंपाइलेशन पढ़ लो, पहली चीज़ कंपाइलेशन पढ़ लो। दूसरी चीज़ क्या है, आप आंसर राइटिंग करो। और आंसर राइटिंग आपकी जो है वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कि कहीं से भी रैंडमली आंसर लिख रहे हो, कि किसी दिन 10 आंसर लिख लिए, किसी दिन 20 आंसर लिख लिए। टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग लिखने का ये फ़ायदा है कि ये आपका सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आपको अभी पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है। माना कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट और प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ होगा, लेकिन आपका फोकस जो है, जो प्रायोरिटी है वो होनी चाहिए कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो, प्रैक्टिस साथ साथ हो रही है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि प्रैक्टिस हो रही है और सिलेबस का कुछ अता पता ही नहीं है, कि लिख के देख रहे हैं कि हम इतनी देर में लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। नहीं, आपको सारे टॉपिक्स को अपना प्रिपेयर करना है, सारे टॉपिक्स अपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने एक वीडियो देखा होगा, श्वेता सिंह SDM, श्वेता सिंह SDM, एंड शी वॉज पार्ट ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम ऑफ 2023 ACPPSC का। तो लास्ट ईयर क्या था कि थोड़े क्वेश्चंस कम थे, इस बार जो हम आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें 540 क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर क्या था कि आपके 350 अराउंड क्वेश्चंस थे। इस बार हमने यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं और एथिक्स के भी पढ़ाए हैं। तो व्हाट शी डिड कि ये 350 क्वेश्चंस को, इसके जो क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर्स हैं, आंसर्स प्रॉपर फॉर्म में या शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में, ये सारे क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन बना लिया था और इसको ही बार बार रिवाइज किया था। और इसको बार बार रिवाइज करने से ये हुआ कि आपकी पूरा जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया। क्योंकि लास्ट ईयर आप देखना कि प्रिडिक्शन भी 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस था। तो 96 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो प्रिडिक्शन था, तो ये आपका जो है कंपाइलेशन बना के उसको रिफ़र किया वो। तो ये श्वेता जो सिंह है, उनकी जो SDM है, वो स्ट्रैटेजी थी। तो आप इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले आपको कंपाइलेशन करना है, आंसर राइटिंग करनी है, आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करनी है। आप कोई भी आंसर राइटिंग करें वो टॉपिक वाइज करें, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट प्लस प्रैक्टिस। कोई भी आंसर राइटिंग करें उसका फोकस होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट प्लस प्रैक्टिस। ये नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ लेके चलेंगे। तो ये कैसे लेके चलेंगे, कंपाइलेशन में कोई भी लूप होल होंगे वो सिलेबस कंप्लीट आपका आंसर राइटिंग से हो जाएगा, और ये प्रैक्टिस हो जाएगी। ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब हम कैटेगरी जो है वो 3 की बात कर लेते हैं। कैटेगरी 3 वो है, मैं मान के चलती हूँ 0 से 20% जो है उनका सिलेबस कंप्लीट है। 20% इसलिए लिखा क्योंकि आपने हिस्ट्री पढ़ रखी है, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। तो 10 to 20% हम सिलेबस कंप्लीट मान के चल रहे हैं आपका। तो इस कैटेगरी को क्या करना चाहिए, इस कैटेगरी को ये करना चाहिए कि जैसे आपको क्या हुआ कि जैसे ये डेली आंसर राइटिंग है, इसमें आपको डेली 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। आपको मॉर्निंग में जब क्वेश्चन डलेंगे तो मॉर्निंग में आपको सारे क्वेश्चन देख लेने हैं कि पहला, जैसे सपोज पहला IVC के ऊपर है, दूसरा आपका मॉडर्न आर्ट्स के ऊपर हो गया, फिर गुप्ता आर्किटेक्चर के ऊपर हो गया तीसरा क्वेश्चन, फिर आपका सोशो रिलीजियस के ऊपर हो गया, सोशो रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर हो गया, QIM के ऊपर हो गया। इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। तो आपने क्या किया, मॉर्निंग में ये सारे क्वेश्चंस देख लिए कि जो आंसर राइटिंग में है वो कौन कौन से क्वेश्चन है। फिर आपने क्या किया, जो आपकी कंपाइलेशन है या फिर आप अगर जो मैं बुक वाला वीडियो है, कोई भी दोनों में से एक चीज़, तो आप क्या करेंगे
कि जैसे आईवीसी है वो कंपाइलेशन से पढ़ लिया, तो यहाँ आप रीड करेंगे ये 6 क्वेश्चंस के कंटेंट, ये 6 क्वेश्चंस के कंटेंट आप यहाँ रीड करेंगे कंपाइलेशन से या बुक से। तो सबसे पहले क्या करा आपने, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस देखे, कौन कौन से क्वेश्चंस मिले हैं, उसके कंटेंट को रीड करा, कंटेंट को रीड करा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन द इवनिंग और बिफोर स्लीप आप आंसर राइटिंग करेंगे विद इन टाइम फ्रेम, आंसर राइटिंग विद इन टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम मतलब 125 वर्ड्स आपको 7 मिनट में लिखने हैं, और जो आपके 200 वर्ड्स हैं वो आपको 11 मिनट में लिखने हैं। ये आपका टाइम फ्रेम है, तो ये आपका टाइम फ्रेम है। तो आंसर राइटिंग करेंगे विद इन टाइम फ्रेम। तो आपको क्या करना है, कैटेगरी 3 वालों को क्वेश्चन पढ़ना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको कंटेंट पढ़ना है, आपको पूरा चैप्टर का कंटेंट नहीं पढ़ना है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको कंटेंट पढ़ना है, फिर आपको जो है आंसर राइटिंग करनी है। अब आप ये सोचेंगे कि इन क्वेश्चंस को करके हो जाएगा क्या, मतलब सिर्फ हमें कंपाइलेशन नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ कंटेंट पढ़ना है। देखो, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें पिन पॉइंटेड वर्क करना है। तो ये कैटेगरी जो है वो उनके लिए भी काम आएगी जो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वर्किंग प्रोफेशनल के लिए भी ये कैटेगरी काम आएगी, तो वो भी जो है इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। देखो, आपके 540 क्वेश्चन है, अगर आप 540 क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया और इनको रट लिया तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जाम, क्योंकि इसमें आपका हर टॉपिक इंक्लूड है, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैटेगरी जो 1 एंड 2 है उसको किस तरीके से चीज़ें करनी है, कैटेगरी 3 को किस तरीके से चीज़ें करनी है, और हमें सोर्सेज क्या रेफर करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी यहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ है, कोई भी चीज़ पूछनी है, तो ये 2 नंबर है, आप इन पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। और क्या है, आंसर राइटिंग को लिखने से पहले आप क्या करना, टॉपर्स कॉपी देख लेना, टॉपर्स कॉपी। तो टेलीग्राम चैनल पे सारे टॉपर्स की कॉपी डली हुई हैं। तो किस तरीके से लिखा है इन लोगों ने, कि श्वेता सिंह ने किस तरीके से लिखा है, सुनिष्ठा सिंह ने कैसे लिखा है, और ऋतिक कपूर ने कैसे लिखा है, और आयुष सिंह ने, और कुलदीप सिंह ने, और इन सब ने किस तरीके से अपने आंसर्स को लिखा है, वो आप एक बार देख लेना और आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा कि आपको किस तरीके से मूव करना है। बाकी जब आंसर राइटिंग में हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। तो ये पूरा शेड्यूल है, इसको अब शेड्यूल को अभी हम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। अच्छा, ये प्रेडिक्शन है, इसको आप देख लेना कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से एग्जाम में आए हैं। तो आप जो है प्रिपेयर रहोगे, यहाँ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके से हमें लिखना होता है, और एग्जाम में जो है हमारे टेस्ट सीरीज से इस तरह के क्वेश्चन प्रिडिक्ट होते हैं। तो देखिए ये स्पेस साइंस इन इंडिया, तो रोल ऑफ इसरो इन स्पेस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपका टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो ये न्यू पॉसिबिलिटीज़ पे क्वेश्चन आ गया। G20 प्रेसिडेंसी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो ये एस्से जो है बिल्कुल सेम है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, तो ये सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, तो दिस इज ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। ये रीजनलिज्म पे क्वेश्चन है, ये रीजनलिज्म पे है। एंड आपका वैदिक लिटरेचर, यहाँ आपका सर सैयद अहमद खान, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी हो गया, तो ओनली कॉजेज अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट पे क्वेश्चन है। ये ओशन हैज़ रिच रिसोर्सेज कमेंट, तो ओशन आर द स्टोर हाउसेज ऑफ द रिसोर्सेज, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन, हल्की सी लैंग्वेज ट्विस्ट है कि ओशन हैज़ द रिच रिसोर्सेज कमेंट। तो जो हमने अपना टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन दिया था, तो उसका ये सिर्फ पार्ट 1 आया है रिच रिसोर्सेज का, और हमने इससे रिलेटेड समुद्रयान मिशन के बारे में भी पूछ लिया था। ये सॉइल इन इंडिया, सॉइल प्रोफाइल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बिस्मार्क,
यूनिफिकेशन, सेम क्वेश्चन। अब ये देखिए, एक्सप्लेन द नगरा एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, एंड डिस्क्राइब द राम टेम्पल ऑफ अयोध्या। तो ये नगर स्टाइल का जो है बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछ लिया था। देखो ये क्वेश्चन इसलिए आया था, अब ये कहे कि यार ये नगरा स्टाइल क्यों पूछ लिया, क्योंकि जो अयोध्या टेम्पल है वो नगरा स्टाइल में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, तो इसलिए ये क्वेश्चन आया। तो आप जो है करंट अफेयर्स से जो है बहुत सारा हिंट मिलता है कि हमारे क्वेश्चन किस टाइप के आ सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है वो टेस्ट सीरीज डिज़ाइन की जाती है। टेस्ट सीरीज को इसी में ध्यान रख के डिज़ाइन किया जाता है। रैपिड अर्बनाइजेशन का सेम क्वेश्चन है, इंटरनल माइग्रेशन का, फिर यूपी स्पेशल का भी आप देख सकते हैं। एथिक्स में तो लाइक केस स्टडी भी जो है वो आपकी, आप इस पीडीएफ को बहुत अच्छे से देखना, बहुत ध्यान से देखना, आपको चीज़ें को समझ में आएगा किस तरीके से चीज़ें हैं। देखिए, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरिया, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन द बॉर्डर एरिया, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब ये क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन उत्तर प्रदेश। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट उत्तर प्रदेश में क्या है, आगरा हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया। तो इन लोगों ने क्या पूछ लिया, इन लोगों ने स्पेसिफिकली आगरा के बारे में पूछ लिया। तो हमने एक ब्रॉडर जो है आपको एक क्वेश्चन प्रिपेयर कराया कि अगर फतेहपुर सीकरी आ जाए और आ जाए, यूनेस्को सारी आ जाए, तो वो हमने एक ब्रॉडर जो है आपको प्रिपेयर कराया। इन्होंने सिर्फ जो है आगरा के बारे में चीज़ें पूछ ली। डाटा सेंटर पॉलिसी 2021। तो देखिए, ऑपरेशन कायाकल्प, ऑपरेशन कायाकल्प, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देखेंगे आप बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता चलेगा। अब देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ग्राउंड वाटर, ओडीओपी, ओडीओपी। अब सोशल फॉरेस्ट्री, यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री पे सेम क्वेश्चन। तो जो है इस हिसाब से आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो देखो, अगर आपने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस आंसर राइटिंग में आपको दो चीज़ें सिखाई जाएंगी। एक तो आपकी कॉपी जो है बहुत अच्छे से एवेल्यूएट होगी कि आपको किस तरीके से चीज़ों को इम्प्रूव करना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ चार्ट बनाना है, कहाँ टेबल बनाना है। कि देखिए, जैसे यहाँ आपको सजेस्ट किया गया कि हाँ आप टेबुलर फॉर्म में जो है अर्बन और रूरल का लिखिए। यहाँ आपको एक डायग्राम बताया गया कि हाँ आपको डायग्राम बनाना है, क्योंकि अगर आप जो है इस टाइप के डायग्राम्स अगर अपने आंसर में इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 0.5 मार्क्स जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर आप कोई डाटा अच्छा सा यूज़ करते हैं ग्राफ में, ग्राफ फॉर्म में, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में अगर आप कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आंसर में, तो आपको जो है 0.5 मार्क्स मिलने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैप यूज़ करेंगे या कुछ करेंगे तो इस हिसाब से तो ये आपकी कॉपी जो है एवेल्यूएट हुई है कि किस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। कि डायरेक्ट क्वेश्चन है तो इंट्रो ऐसा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, न्यूज़ लिखिए, ये डायग्राम बनाइए, फिर यहाँ आप ये स्पोक वाला डायग्राम बना सकते हैं, और इस तरीके से कंक्लूजन आपका और बेटर हो सकता है, तो इस तरीके से कंक्लूजन को आप लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। दूसरी चीज़ है आपकी सिनॉप्सिस। तो सिनॉप्सिस क्या है, सिनॉप्सिस क्या है कि आपको, हाँ मैं बता दूं, सिनॉप्सिस क्या है कि आपको जो सिनॉप्सिस है वो बिल्कुल आपको कंटेंट वाइज मिले, कंटेंट टाइप मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ चिट्ठा लिख दिया और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो आपको जो है बिल्कुल टू द पॉइंट वाला जो है सिनॉप्सिस आपको प्रोवाइड होगा, जिससे आप अपने जो कंटेंट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो मैंने जो है आपको कैटेगरी 3 के बारे में जो बताया था, यहाँ कैटेगरी 3 के बारे में जो बताया था, देखो आंसर राइटिंग करना, और फिर उसके बाद जब आपकी कॉपी एवेलेट होके आएगी तो आप उसको सिनॉप्सिस से अपडेट करना। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। देखिए, अगर आपका 125 वर्ड्स का आंसर है, 125 वर्ड का आंसर है, तो मेरा तो हमेशा मानना होता है कि आप जो है, आपका फोकस हमेशा टाइम पे होना चाहिए कि आपको 125 वर्ड जो है वो 7 मिनट में ख़त्म करने हैं, 7 मिनट में। चाहे आप उसमें वन ये आपके 2 पेज आपके हो गए 125 वर्ड्स के लिए। तो पहला पेज चाहे तो आप इसको 0.25 पेज में कंप्लीट करो, या 0.5 पेज कंप्लीट करो, 0.75 पेज कंप्लीट करो, या कुछ भी करो, लेकिन आपको ये 7 मिनट में करना है। देखो, मैं आपको ये इसलिए बोल रही हूँ, ऑफिशियल जो कॉपी होती है यूपीपीएससी की, ऑफिशियल कॉपी जो है आरटीआई से देख सकते हो आराम से। तो एक क्वेश्चन आया था पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो वो क्वेश्चन जो है 200 वर्ड का था। आपका 3 पेजेस उसमें मिले थे, 200 वर्ड का क्वेश्चन था। तो क्या है कि जनरली क्या बोलते हैं कि आप 2.25 में लिखो या फिर 0.5 में लिखो, इस टाइप से आंसर को लिखो। तो ठीक है, आपको आंसर 11 मिनट में कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर आप इस आंसर को 11 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको जो है बाकी सारे जो आंसर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। ये बात ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई आंसर बहुत अच्छा आ रहा होता है तो आप उसमें पेज बढ़ा दीजिए, चीज़ों को लिख दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बताती हूँ, तो ये वाला जो आंसर था, इसमें ये पेज भरा गया, ये पेज भरा गया, यहाँ एक पिक्टोरियल डायग्राम बनाया गया, ये पेज भरा गया पूरा कंप्लीट, और यहाँ जो मार्जिन ख़त्म होती है उसके बाद भी 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखी गई, मार्जिन के नीचे भी यहाँ एक और पिक्टोरियल डायग्राम बनाया गया। तो इस तरीके से ये बनाया गया, और इस आंसर में कितने मार्क्स मिले? 8 मार्क्स। मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स जो होते हैं, 8 मार्क्स इस आंसर में मिले आपको, 200 वर्ड वाले आंसर में 8 मार्क्स। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होते हैं, 8 मार्क्स। मतलब इससे ऊपर जो मार्क्स है, या तो किसी को 8.5 मिल सकते हैं, लेकिन 8 जो है वो 8 से ज़्यादा मार्क्स जल्दी से देखे नहीं गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपकी इनोवेशन पे और इन सारी चीज़ों पे आप लिख लोगे ज़्यादा थोड़ा तो आपके कुछ नंबर ऐसा ज़्यादा कटते हैं, कुछ इतना नहीं होता है। लेकिन ये है, बशर्ते कि आपको आंसर जो है वो 11 मिनट में ख़त्म करना है। तो 11 मिनट में आंसर को ख़त्म करने के लिए आपको 2.25 या 2.5 जो पेज है वहाँ आंसर छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी से आप प्रैक्टिस करके चलिए कि आप जो है 125 वर्ड वाला आंसर 7 मिनट में और आपका 200 वर्ड वाला आंसर 11 मिनट में लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी से अब अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्जाम में वो चीज़ नहीं आ पाएगी। और मैं आपको, ट्रस्ट में, आप मेरी इस बात को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, बिल्कुल भी, कि अगर आपने टाइमली प्रैक्टिस नहीं किए आंसर तो बिल्कुल फंबल कर जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ, एसडीएम सुनिष्ठा सिंह का मैं आपको बताती हूँ कि मतलब शी वॉज फेसिंग डिफिकल्टी इन राइटिंग आंसर इन अ टाइम फ्रेम। तो फिर उसके बाद क्या करा, हमने 15 डेज़ की एक्सरसाइज करी थी। 15 डेज़ की एक्सरसाइज यही करी थी कि मैंने बताया कि आप जो एक पर्टिकुलर एक आंसर है वो कितने मिनट में लिख रहे हो, वो उस पर अपने आंसर के ऊपर लिखो कि 7 मिनट की जगह 8 मिनट जा रहा है, 9 मिनट जा रहा है, और क्या है, इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमने करी थी। तो विद इन 10 to 15 डेज क्या हुआ कि शी वॉज एबल टू राइट इन अ टाइम फ्रेम। तो इस तरीके से की एक्सरसाइज जो है हमने करी थी। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि टाइमली लिखना जो आंसर को, अभी से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो 3 मंथ में जो है आप आराम से जो है अपने आंसर को टाइमली लिख लोगे। तो टाइमली आंसर को लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी जो है वो निगलेक्ट मत करना। दूसरी बात एक और है कि ये तो हमने कैसे कॉपी एवेल्यूएट हुई है वो हमने डिस्कस कर लिया, हम सिनॉप्सिस को अपना कंटेंट किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो तीसरी बात ये है कि
कुछ लोग हैं जिन्होंने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा, एक भी आंसर नहीं लिखा, पहली बार आंसर लिख रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है। तो हम जो है अपनी आंसर राइटिंग में आपका हैंड रिटन जो है वो सिनॉप्सिस प्रोवाइड करते हैं। ये हैंड रिटन सिनॉप्सिस हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, हाउ डज वन अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो इस आंसर को किस तरीके से लिखा जा सकता है बेस्ट, वो हमने लिखा है कि आपने पहले एक डेफिनेशन दे दी, फिर आपने एक सबरीमाली टेम्पल का जो है वो एग्जाम्पल दे दिया, आपने एक पिक्टोरियल डायग्राम बना दिया, अपहोल्ड कैसे करेंगे वो चीज़ लिख दी और एग्जाम्पल लिख दिया, क्योंकि एथिक्स में जो है एग्जाम्पल मस्ट है। अगर एथिक्स में आप एग्जाम्पल और केस स्टडी नहीं लिखेंगे तो आप जो है अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर इन एथिक्स, तो उसमें 5-6 चेक पॉइंट्स हैं जो आपको एथिक्स के आंसर में फुलफिल करने हैं, तो वो उस वीडियो को जो है वो देख लेना। तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, और बाद में एक छोटी सी केस स्टडी लिख दी 2-3 लाइंस की कि ये आपकी केस स्टडी। तो दिस, और फिर यहाँ आपने जो है एक फिलोसफर का नाम लिख दिया। तो फिलोसफर का, थिंकर का नाम लिखना भी एथिक्स के आंसर में जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ आपने एक नाम लिखा इंट्रोडक्शन में भी और आपने कंक्लूजन में भी लिख दिया। तो इस आंसर के अंदर जो है आपको एथिक्स के आंसर में जो भी चीज़ चाहिए वो सारी चीज़ इसमें अवेलेबल है। तो आप इसको जो है अपने एथिक्स का मॉडल आंसर बना के अपने सारे आंसर को इस तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने एग्जाम्पल को लिखा है, पिक्टोरियल डायग्राम बनाया है, यहाँ एग्जाम्पल्स इंक्लूड करें हैं हर पॉइंट के साथ, केस स्टडी लिखी है और थिंकर्स लिखे हैं। तो ये है। तो आपका जो है हैंड रिटन जो है, आपको हैंड रिटन सिनॉप्सिस जो प्रोवाइड होंगे कि ये आप देखिए कि किस तरीके से अपने आंसर को आपको प्रेजेंट करना है, क्योंकि बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि हमें अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है। तो आप जब हैंड रिटन सिनॉप्सिस को देखेंगे तो आपको बेहतर आइडिया होगा कि आपको अपने आंसर को किस तरीके से लिखना है। देखिए ये श्वेता सिंह का ये चैट है। Thank you so much, ma'am, for your valuable feedback and support in entire journey. Your mains has helped me like a guiding light in mains. I'm more grateful to your contribution to my journey. तो ये है। तो वही मैं बता रही हूँ हाउ मतलब शी यूज्ड, ऑब्वियसली आंसर राइटिंग का तो है ही, लेकिन खुद की मेहनत भी है कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी बनाए रखी, किसी तरीके से आप डेडिकेटेड रहे, आपने जो है सारी चीज़ों को किस तरीके से देखा, एक एक आंसर को लिखा और मेहनत करी। तो वो सारी जो है वो सारी चीज़ें हैं। तो बाकी बाकी लोगों के आप टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से लोगों की स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने किस कंटेंट को किस तरीके से यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। देखो शेड्यूल को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं बता दूं, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो ये आंसर राइटिंग जो है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है, लेकिन जितने भी हिंदी मीडियम वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करो। आंसर राइटिंग आप कहीं से भी आप देख लो, लेकिन इस शेड्यूल को फॉलो करो और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कंप्लीट करो। तो आपकी जो भी हिंदी में कंपाइलेशंस आती हैं, जैसे ओनली आईएएस वाली आती है हिंदी में, शून्य तो नहीं आता है शायद, शून्य का मुझे नहीं पता, तो अगर आता है तो देख लेना। तो राव भी आता है शायद, तो ये देख लेना हिंदी मीडियम वाले कि क्या क्या है। तो आप क्या करेंगे कि एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस आप पहला पढ़ेंगे और अपनी किसी कंपाइलेशन से उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप आंसर राइटिंग भी नहीं कर रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम वाले इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मार्च तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास एक आपका पूरा प्रॉपर स्टडी प्लान होगा। आपका कोई भी जो टॉपिक है वो नहीं छूटेगा और आप सारी चीज़ों को आसानी से कंप्लीट करते जाएंगे। तो दिस इज़ एथिक्स इन ह्यूमन इंटरफेस। इसमें एथिक्स का टेस्ट 1 होगा एंड इसमें 6 क्वेश्चन आपके होंगे। इस तरीके से आपने फिर उसके बाद टॉपिक 2 एंड 3 एंड फिर इस तरीके से आप सारा एथिक्स का कंप्लीट कर रहे हैं और आपके 22 जनवरी तक एथिक्स आपका कंप्लीट हो जाएगा।
फिर आपका जो है गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस स्टार्ट होगा, इस तरीके से सारे टॉपिक वाइज, और आप उसके टेस्ट देंगे इस तरीके से। सोसाइटी, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड देन सिक्योरिटी, एंड फिर उसके बाद आपका पॉलिटी। अच्छा, हर संडे जो है ये आपका एस्से है, तो आपका एस्से आपका हर संडे, तो 6 एस्से के टेस्ट होंगे। फिर ये ज्योग्राफी हो गया। टॉपिक वाइज देखिए, यहाँ टॉपिक भी लिखा है कि आपको पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद इसके आंसर्स आपको लिखने होंगे। एनवायरनमेंट एंड डिजास्टर, इकोनॉमी, साइंस एंड IR, फिर यूपी स्पेशल, GS5। देखो, यूपी स्पेशल का मैंने वैसे वीडियो बनाया है, लेकिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगी कि किस तरीके से अपने यूपी स्पेशल की चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है, तो आप उसको देखिएगा। फिर उसके बाद आपके 6 फुल लेंथ, तो ये यूपी स्पेशल का फुल लेंथ है। फिर GS1 एंड 2 का फुल लेंथ, एंड फिर 3 एंड 4 का फुल लेंथ। तो ये चीज़ें हैं। तो 28 मार्च को आपका ये कंप्लीट हो रहा है। बाकी हम कैलेंडर का वेट करते हैं, कैलेंडर का जो कैलेंडर आएगा जब, तो हम उसके हिसाब से अपने जो शेड्यूल है, अगर डेट थोड़ी पहले हुई तो हम इसके हिसाब से अपने शेड्यूल को शिफ्ट कर देंगे। हम वो कर सकते हैं, हम बीच के थोड़े संडेज गायब कर देंगे, या फिर कुछ कर देंगे। हम इस तरीके से अपने शेड्यूल को आगे शिफ्ट कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले नहीं होगा। तो 28 मार्च तक का ये शेड्यूल है, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भी जैसा भी रहेगा, हम उसको एडजस्ट कर देंगे, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। शेड्यूल क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या है, कंपाइलेशंस। और अगर किसी को किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो वो बेझिझक कमेंट करे। इन जो नंबर हैं दोनों, इन पे व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम करें, और कोई भी आपका डाउट है उसको क्लियर करें। ये जो 2 नंबर हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।